शेरगढ़ बक्सर 1764। मूवी की शुरुआत में हम भीषण नरसंहार को देखते हैं। पेड़ पर लाशें टंगी है। दो अंग्रेज सिपाही एक लड़के को लटकाने वाले हैं। मरने से पहले लड़का रहमत खां को चेतावनी देता है, इस दरख्त को याद रखना रहमत, एक दिन तू भी इसी पे लटकेगा। और अगले ही पल वो मौत की आगोश में चला जाता है। बुंदेलखंड 25 साल बाद इनामी डकैत संग्राम सिंह के खेमे पर गोसाई नाम का एक नागा साधु हमला कर देता है। एक के बाद एक जो भी सामने आया, गोसाई रूपी काल उसे लील जाता है। अब बारी सरदार की थी। काल उसे भी ग्रास लेता है। रहमत खां कहाँ है? याद है तुझे मेरा वादा? मैंने कहा था मैं एक दिन अपनी चीज लेने वापस आऊंगा। दोस्तों, अब हम एक ट्रेकर को देखते हैं, मतलब एक ऐसा आदमी जो कुत्ते की तरह सूंघ कर शिकारी को शिकार का पता बताता है और बदले में पैसा लेकर निकल जाता है। घटना स्थल का जायजा कर इन सिपाहियों को लाल कप्तान यानी गोसाई के पीछे ले जाता है। अब हम मुनेरगाह के किलेदार रोहिल्ला सरदार रहमत खां को देखते हैं। यह वही दरिंदा है दोस्तों, जिसने 25 साल पहले अंग्रेजी कंपनी के साथ मिलकर हिंदुस्तान के भविष्य को गर्त में मिलाया था। फिलहाल ये अपनी बेगम, नवजात बच्चे, दोस्त अधम खान और लूट का खजाना लेकर अवध की ओर जाने की तैयारी में है। जाने से पहले ये एक बार फिर नरसंहार मचाता है। इसके कहने पर सिपाही किले के सभी सेवकों का कत्लेआम कर देते हैं, यहाँ तक कि यह इस मासूम को भी नहीं छोड़ते। ट्रेकर भी तेजी से आगे बढ़ता है। वो नागा साधु तक पहुँचने ही वाला है। उधर उसे भी उन हमलावरों की भनक लग जाती है। रात के अंधेरे में वो धूना लगाकर उनकी प्रतीक्षा करता है। शिकारी को शिकार से मिलवा दिया। ट्रेकर का काम पूरा हुआ। उधर नागा एक के बाद एक करके उन सिपाहियों को मौत के घाट उतारता जाता है, लेकिन इस सब में उसे एक गहरा घाव लगता है। अब वो एक बार फिर से रहमत खान की तलाश में मुनेरगढ़ किले की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे भारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। उसकी हालत अब काफी बिगड़ चुकी है, लेकिन किले का हाल उससे भी ज्यादा बुरा है। चारों ओर सन्नाटा पसरा है। अचेत होकर वो वहीं पड़ जाता है। उसे अतीत दिखाई देता है। एक लड़का जो कैद में है। अब उसके बाप को वहां लाया जाता है। बाप दौड़कर बेटे के पास आता है। सैनिक उसे वापस ले जाते हैं। इधर भोले का सिपाही आंखें खोलता है। सामने एक औरत थी। वो उसे बताती है 2 दिन पहले वो उसे बेहोश पड़ा मिला। वो उसे यहाँ ले आई। ये किला खाली क्यों है? समझौते के मुताबिक राजा हुकुम सिंह बुंदेला हर साल अपनी कमाई का 1/4 भाग पेशवा सवाई माधवराव को देगा। बदले में पेशवा उसे शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन मराठों ने सालों तक इधर ध्यान नहीं दिया। नतीजतन राजा ने भी चौक भरना बंद कर दिया। अब एक दिन राजा बुंदेला को मराठों के आने की खबर लगी तो घबराकर उसने अपना खजाना यहाँ किलेदार रहमत खां को भिजवाया। रहमत खान ने मराठों और अपने अधिपति राजा बुंदेला दोनों के साथ धोखा किया। किले के सारे नौकर चाकर को पहले ही मार दिया। वो अपने आदमियों के साथ रातों रात खजाने को लेकर गायब हो गया। उसे गए 6 दिन हो चुके हैं। उस औरत का कोई नहीं है। वो उसे साथ रखने की इच्छा जताती है। सन्यासी उसे मना करते हुए बनारस जाने की सलाह देता है। उधर रहमत खां का काफिला लाल परी के यहाँ रुकता है। बेगम बच्चे का भविष्य जानना चाहती है। जहाँ से सफर शुरू वहीं ले जाएगा रास्ता। वहाँ मिलेगा राख से जन्मा एक भूत। वो आएगा अपना वादा पूरा करने। बाप का कर्ज इस बेटे को चुकाना पड़ेगा। बेगम समझ गई किसी और की नहीं बल्कि गोसाई की बात हो रही है। गोसाई अपने सफर पर लगातार आगे बढ़ता है। वो औरत भी पीछे पीछे आ रही है। उसे रास्ते में कुछ लुटेरे घेर लेते हैं। वो उसे बचाता है। एक लुटेरा उसके हाथों मारा जाता है। अब वो जमुना जी तक उसे साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। उधर ट्रेकर मराठों से 20 सोने की मुद्राओं के बदले रहमत खां को खोजने का सौदा करता है। तड़के होते ही वो मराठा कप्तान और हल्के फुल्के पिंडारियों की एक टुकड़ी के साथ सफर पर निकल पड़ता है। गोसाई की भेंट नागाओं की एक टोली से होती है जो जयपुर में जंग के लिए कूच करने वाले हैं। गुरु गोसाई से रहमत के बारे में पूछते हैं। 6 साल पहले की बात है। बांदा में वो हर गुरुवार औलाद के लिए मन्नत मांगने दरगाह पर जाता था। वो मेरे सामने था कि तभी डाकू संग्राम सिंह अपनी टोली के साथ वहां आता है। ऐसे में ना चाहते हुए भी मुझे उससे भिड़ना पड़ा। उस दिन से वो ऐसा भागा कि आज तक उसकी कोई खबर नहीं लगी। अब पता चला खजाने के साथ वो जमुना जी पार कर अवध जा रहा है। गुरु गोसाई को शेरगढ़ किले का एक शॉर्टकट रास्ता बतलाते हैं। तड़के होते ही अलख निरंजन के जयघोष के साथ दोनों अपने अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। दोपहर होते होते वो रहमत के काफिले को खोज लेता है।
वो रात को हमला करता है। साये की तरह वो रहमत के गले पर कटार रखकर उसे बंदी बना लेता है कि तभी सैनिक उसे धर दबोचते हैं। असल में वो औरत गोसाई के साथ छल करती है। वजह थी उसका बच्चा। तू कौन है गोसाई? क्यों बरसों से साये की तरह मेरे पीछे लगा है? किसने भेजा है तुझे? वो कुछ नहीं कहता। वो तड़के निकल जाते हैं। बेगम बच्चे को दूध पिलाने के लिए दाई को सौंपती है। ये बच्चा उसका नहीं बल्कि उस औरत का है, लेकिन उसका बाप रहमत है, मतलब वो रहमत की उपपत्नी है, और इसी बात से बेगम रहमत से खफा रहती है, लेकिन वो उस बच्चे को अपना बच्चा मानती है। रहमत रास्ते में रुककर अंग्रेजों से हथियारों का सौदा करता है। उस जमाने की आधुनिक बंदूकें जिन्हें 20 सेकंड में रिलोड किया जा सकता था। उधर वो ट्रेकर भी मराठा कप्तान और पिंडारियों की टुकड़ी के साथ वहां पहुंच जाता है। गोसाई एक बार फिर से अपने अतीत को याद करता है। वो पेड़ लड़के के बाप यानी सादुल्ला खां को फांसी पर चढ़ाया जाता है। मरने से पहले खां अपने गद्दार बेटे रहमत को गाली देता है। तू अपने सीने में इंतकाम की ये कैसी आग लिए घूम रहा है? कहीं इंतकाम से पहले ही तू मारा गया तो? मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। अपने हाथों से पिंडदान करने के बाद ही कोई नागा साधु बनता है। मुझे उसका नाम बता दे गोसाई, तुझे जाने दूंगा। सादुल्ला खां। नाम सुनकर खान सहम जाता है। उधर मराठों का एक दस्ता कप्तान की मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। मौका पाकर मराठे काफिले पर हमला कर देते हैं। उन्हें दो सेनाओं की टुकड़ी से भिड़ना पड़ता है। एक टुकड़ी रहमत खां की जबकि दूसरी कंपनी की। दोनों पक्षों के बीच काफी घमासान मचता है। हालांकि मराठे कंपनी की गोलियों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए गोसाई अपने आप को बेड़ियों से आजाद कर लेता है। वो असला बारूद लेकर निकल जाता है। जाते जाते वो कहता है, मैं सादुल्ला खान का इंतकाम लेने वापस आऊंगा। खान उस औरत को मारने का हुक्म देता है। वह आखिरी बार अपने बच्चे को गले लगाना चाहती है। हाँ मान जाता है। दाई बच्चे को उसे सौंपती है, लेकिन वापस देते समय वो दाई के सीने में खंजर उतार देती है। अब दूध न होने की वजह से खान उसे मजबूरी में जीवन दान देता है। बेगम उसे भला बुरा कहने लगती है। खान गुस्से में आकर उसका गला रेत देता है। काफिला आगे बढ़ता है। उधर गोसाई उस ट्रेकर के साथ काफिले का पीछा करने में लग जाता है। मूवी एक बार फिर से गोसाई के अतीत में चली जाती है। शेरगढ़ किला, बक्सर, 25 साल पहले। एक तरफ अंग्रेजी कंपनी, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी फौजें। देश के सभी इलाकों से आए बड़े बड़े बहादुर अंग्रेजों के खिलाफ जंग की योजना बनाते हैं। रोहिल्ला सरदार सादुल्ला खान अपने बड़े बेटे के साथ जंग में उतरेगा, लेकिन छोटा बेटा भी अंग्रेजों को धूल चटाना चाहता है। बाप ना कर देता है। इस पर नागा सन्यासी उसे अपनी जमात से मैदान जंग में ले जाने का वादा करते हैं कि तभी वहां सादुल्ला खान का दूसरा बेटा यानी रहमत खान भी आ जाता है। बाप उसे खुशी से अपना खानदानी लॉकेट देता है ताकि वो भी रोहिल्लों का नाम रोशन कर सके, लेकिन वो गद्दार अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिल जाता है। उसी वक्त उसका दोस्त आदम भी उसके साथ हो लेता है। और इस प्रकार से दोस्तों अगले दिन युद्ध हुए बिना ही हिंदुस्तान हार जाता है। रहमत खान कईयों के साथ अपने बाप को भी फांसी पर चढ़ा देता है। अब बारी नागा सन्यासी की थी। मौका पाकर वो लड़का खुद को उस कैद से आजाद करता है। देखते ही देखते वो अपने भाई रहमत खान के मुंह पर एक गहरा जख्म दे देता है। इस दौरान वो अपने बाप का दिया लॉकेट भी उससे छीन लेता है। इस दरक को याद रखना रहमत खान, एक दिन तू भी इसी पे लटकेगा। और इतने में वो भी मारा जाता है। सीन शिफ्ट होता है। ट्रेकर पूछता है, तुम कौन हो? गोसाई कोई जवाब नहीं देता। उधर काफिला जमुना जी के तट पर पहुंचता है। रहमत खां भरोसेमंद दोस्त आदम पर शक करते हुए उसे मार देता है। हथियार, खजाना, सिपाही और रहमत तख्ती पर सवार है। तभी अचानक हमला होता है। ट्रेकर तात्कालीन रॉकेटों की मदद से अंग्रेजों को खदेड़ने में कामयाब हो जाता है। उधर रहमत जमुना जी में आगे बढ़ता है कि तभी नागा साधु बेड़े के नीचे से निकलकर रहमत की टुकड़ी के कई सिपाहियों को मौत की नींद सुला देता है। वो रहमत को लेकर पानी में कूद जाता है। उधर वो ट्रेकर एक सटीक निशाना लगाते हुए पूरे बेड़े को धमाके के साथ उड़ा देता है। खजाना भी डूब जाता है। कोई बचता है तो रहमत का बेटा और वो औरत। गोसाई रहमत को लेकर उसी दरख्त पर जाता है जहाँ एक फंदा उसका इंतजार कर रहा है। वो उसे अपनी पहचान बताता है। यह वही लॉकेट है जो सादुल्ला खान ने उसके गले में डाला था और इसे उसके छोटे बेटे ने छीन लिया था। यानी ये दोनों
भाई हैं, लेकिन उसे तो रहमत ने ही फांसी पर लटका दिया था, फिर ये जिंदा कैसे बचा? हुआ यूं कि उस दिन जब वो मरने वाला था, नागा सन्यासी उसके गले में एक पाइप का टुकड़ा डाल देते हैं ताकि फांसी लगने पर भी उसके गले में हवा आती रहे। नागा बाबा सहित अन्य सभी को फांसी पर लटका दिया जाता है। थोड़ी देर में वहां नागाओं की जमात आ जाती है, उस लड़के को नीचे उतारते हैं। धड़कन अभी चल रही थी। नागाओं की जमात उसे आग में तपाकर कुशल योद्धा बना देते हैं। अब वो अपने भाई को फांसी पर चढ़ाकर अपने बाप सहित पूरे हिंदुस्तान का बदला लेता है और अंत में उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का यही दी एंड होता है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मूवी ट्यूब।